Good afternoon, everyone. My name is Mihir Nagar from Ujjain Engineering College, Electronics and Communication Department, 5th semester. और आज अपन 450dsa.com वेबसाइट के ग्रीडी एल्गो सेक्शन के ग्रीडी एल्गोरिथम सेक्शन के क्वेश्चन नंबर 0 से लेकर 14 देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एन मीटिंग्स इन अ रूम। तो इसमें अपने को ये मीटिंग्स दी देगी। मीटिंग्स का जो टाइम है, जिस हिसाब से वो शेड्यूल्ड है, वो दिया रहेगा। उसमें अपने को दी देगी नंबर ऑफ मीटिंग्स, जो कि जितनी अपने को करनी है, मतलब जितनी मैक्सिमम उनको मतलब जितनी उन्होंने शेड्यूल करके दी अपने को, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से एंड होगी, और अपने को मैक्सिमम मीटिंग बतानी है कि कितनी मीटिंग हो पाएगी एक ही रूम में। मतलब कि एक के बाद, क्योंकि अगर एक मीटिंग चलती रहेगी तो फिर दूसरी नहीं होगी। तो मतलब ऐसे करके मैक्सिमम कितनी हो पाएगी एक रूम में, कि उसको नंबर ऑफ मीटिंग्स को अपने को मैक्सिमाइज करना है। और फिर और फिर इसमें अपने को मालूम है कि जो स्टार्ट टाइम है, किसी का जो एंड टाइम है, अगर वो ज्यादा है, जैसे 1 से 2 मीटिंग हो रही है और अपने को 1:30 पे अगर मीटिंग करानी है, तो वो नहीं हो पाएगी क्योंकि दो में एक ही और उस पर ऑलरेडी एक मीटिंग चल रही है। तो ये क्वेश्चन अपने को करना है ग्रीडी एल्गो से। तो इसके लिए सर, ये मेरी पीपीटी दिख रही है ना? ये सॉरी, पीडीएफ दिख रहा है ना सर? हाँ हाँ दिख रहा है। ठीक है। तो इसमें अगर अपन इसमें अगर फर्स्ट क्वेश्चन में एंड मीटिंग से रूम देखे, तो जैसा मैंने बोला, अपने को स्टार्टिंग टाइम दिया रहेगा, अपने को एंडिंग टाइम दिया रहेगा। और यहाँ पे मैंने इंडेक्स ले लिया है मीटिंग नंबर 1 2 3 4 ऐसे। तो अपने को ये बताना है कि मैक्सिमम मीटिंग कितनी हो पाएगी। इस हिसाब से इस पूरे जो अपने को ऐसे मीटिंग मीटिंग शेड्यूल करनी है। तो इसमें अपन सबसे पहले क्या करेंगे कि अपन सॉर्ट कर लेंगे इस पूरे जो अपने को शेड्यूल दिया हुआ है, इसको अपन शॉर्ट कर लेंगे मीटिंग टाइम के हिसाब से। तो मीटिंग टाइम के हिसाब से सॉर्ट कर लेंगे, और इस सॉर्ट में अपन एक लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाएंगे। और उसमें जो अंदर वाली जो इनर लिस्ट रहेगी, उसमें स्टार्टिंग टाइम, फिनिश टाइम, और जो इंडेक्स अपने मीटिंग का कौन सी मीटिंग नंबर है, वो अपन उस हिसाब से इसको सॉर्ट कर लेंगे। फिर अपन सबसे पहले ये देखेंगे, जैसे अपने पास अपन जैसे ही इसको सॉर्ट करेंगे फिनिश टाइम के हिसाब से, और फिर जो सबसे कम जो टाइम ले रही है मीटिंग, वो ऑब्वियसली सबसे पहले आ जाएगी। और उस सबसे पहली मीटिंग को अपन सबसे पहले करा देंगे। तो जो फर्स्ट मीटिंग है, ये पहली हो गई, और इसका जो इंडेक्स है 1, फर्स्ट मीटिंग, वो अपन ने आंसर में डिस्प्ले कर दिया। फिर उसके बाद ये खत्म हो रही है 2 बजे। सपोज ये 2 PM पे खत्म हो रही है, और 2 PM पे खत्म हो रही है, और फिर अपन चेक करेंगे जो इसका स्टार्टिंग टाइम ऑफ द नेक्स्ट मीटिंग इन जो अपना सॉर्टेड लिस्ट रहेगी, लिस्ट ऑफ लिस्ट, उसकी स्टार्टिंग टाइम देखेंगे। तो ये 3 बजे स्टार्ट हो रही है और 2 बजे ये खत्म हो चुकी है, मतलब अपना जो मीटिंग रूम है वो खाली हो चुका है। तो अपन ये चेक कर लेंगे मीटिंग रूम खाली हो चुका है। और फिर अपन ये चेक करके अब क्योंकि मीटिंग रूम खाली है, तो अपन ये मीटिंग करा सकते हैं। जो जो अपन ने जो सॉर्ट कर ली है लिस्ट, उसमें पहले से है, तो वो खाली रूम में अपन मीटिंग करा सकते हैं। तो ये इसका मीटिंग इंडेक्स जो रहेगा, वो अपन यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे आंसर में। तो अभी तक पहली मीटिंग हो गई है, तीसरी मीटिंग हो गई है। फिर अपन नेक्स्ट मीटिंग के लिए देखेंगे। नेक्स्ट मीटिंग का स्टार्टिंग इंडेक्स, जो नेक्स्ट मीटिंग स्टार्ट होगी 0 पे, तो 0 मान लो कि अपना नून पे स्टार्ट हो रही है, तो इस पे स्टार्ट होगी। और अपनी जो मीटिंग है वो तो 4 बजे तक चलेगी, 3 से 4। और इसका स्टार्टिंग टाइम इसका एंडिंग टाइम से पहले आ रहा है, तो मतलब ये मीटिंग तो करा नहीं सकते। तो मतलब इससे अपन फिर आगे बढ़ जाएंगे। और फिर अपन चेक करेंगे नेक्स्ट पॉसिबल, उसके लिए नेक्स्ट पॉसिबल मीटिंग के लिए। फिर अपन चेक करेंगे 5, जो इसके जो नेक्स्ट रहेगी सॉर्टेड लिस्ट में, जो नेक्स्ट मीटिंग रहेगी उसके लिए चेक करेंगे। उसके लिए जब अपन चेक करेंगे,
तो यहाँ पे अपने को जो 5 है, 5 चेक करेंगे 4 से। तो जो पहले का जो पिछला एंडिंग टाइम था अपना 4, उसको जब अपन ने चेक करा कि 4 बजे अपन अपनी जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई, और 5 बजे वाली और फिर वो जो अपना जो रूम है, क्योंकि खत्म हो गई तो फिर एम्प्टी रहेगा, तो फिर 5 बजे वो अपनी मीटिंग स्टार्ट हो सकती है। तो अपन इसका भी इंडेक्स जो है वो आंसर में डिस्प्ले कर देंगे। फिर अपन यहाँ पे फिर जो नेक्स्ट है क्यू में, अब ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी कि अगर क्योंकि अपन ने यहाँ पे सॉर्ट करा था फिनिश टाइम के हिसाब से, और क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई है कि अगर किसी 2 मीटिंग्स का फिनिश टाइम सेम है, तो अपन उसका जो इंडेक्स है यहाँ पे, मीटिंग का जो इंडेक्स है उसके हिसाब से सॉर्ट करें। तो इसलिए अपन ने उसके हिसाब से यहाँ पे सॉर्ट कर दिया है। और क्वेश्चन में ये भी है कि अगर किसी का जो जैसे स्टार्टिंग टाइम जो एंडिंग टाइम है वो दोनों सेम है, और जैसे स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम अपन अभी तक चेक कर रहे हैं, अगर वो दोनों सेम है, तो जैसे अगर 9 बजे कोई मीटिंग खत्म हुई और 9 बजे स्टार्ट होनी है, तो फिर वो पॉसिबल नहीं रहेगा, उस मीटिंग को फिर अपने को स्किप करना रहेगा। तो यहाँ पे अपन जो नेक्स्ट अपने जो सॉर्टेड लिस्ट थी उसमें अपन ने चेक करा 8, 8, 9 और 4। तो इसमें अपन ने स्टार्टिंग 8 पे हो रही है, और इसके पहले वाली जो मीटिंग थी उसकी जो एंडिंग है 7 पे हो रही है। तो 7 बजे वो मीटिंग क्योंकि खत्म हो गई है, तो अपना रूम अभी वापस खाली हो गया है, और अपन 8 से 9 वाली मीटिंग वापस करवा सकते हैं। तो अपन क्योंकि ये मीटिंग करा सकते हैं, तो इसका इंडेक्स अपन यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे। फिर नेक्स्ट के लिए चेक करेंगे अपन, जो नेक्स्ट के लिए जब अपन ने चेक करा, तो 9 और 8 तो पे अगर अपन देखेंगे, ये 9 बजे खत्म हो रही है और ये 8 बजे चालू हो रही है, तो ये मीटिंग जो है वो नहीं पॉसिबल नहीं हो पाएगी, और यहाँ पे यही अपना आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखें तो यहाँ पे जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम है। जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम में अपने को जॉब का जो नंबर है, एक तरीके से जो इंडेक्स है वो दिया रहेगा, और एंडिंग पॉइंट दिया रहेगा कि जॉब कब एंड हो रहा है, और उससे रिलेटेड प्रॉफिट दिया रहेगा। और अपने को कुछ जो अपने को जॉब्स ऐसे करने हैं कि अपना जो मैक्सिमम प्रॉफिट अपने पास हो। और प्लस इसमें एक कंडीशन है कि जो डेडलाइन है, जैसे यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है, तो जैसे अपन ने 4 का जॉब पहले ले लिया तो फिर 1 नहीं कर पाएंगे। तो अगर अपने को जॉब 1 करना है, तो ये जो सेकंड वाला जॉब है ये करना है, तो अपने को ये पहले करना रहेगा और फिर ये 4 वाला बाद में करना है। तो इसके लिए भी मैंने यहाँ पे बनाया जॉब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। मान लो कि ये सब अपने को आईडीज दिए जॉब की, डेडलाइंस दिए कुछ, और कुछ प्रॉफिट दिए। तो अपने को बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए यहाँ पे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं इसको मैं प्रॉफिट के हिसाब से यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ये जो पूरी टेबल दी रहेगी या लिस्ट दी रहेगी, इस पूरे को सॉर्ट कर लूंगा। तो यहाँ पे जैसा अपन देख रहे हैं कि मैक्सिमम प्रॉफिट 80 है, तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट ये यहाँ पे 80 सबसे ऊपर आ गया, और उसके बाद ऐसे 70, और ऐसे पूरी ये जो लिस्ट जो दी देगी अपने को, ये पूरा प्रॉफिट के हिसाब से अपन ने इस पूरी लिस्ट को सॉर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या करा, क्योंकि 6 जॉब है तो मैंने 6 जॉब का एक एरे बना लिया और सबको -1 से इनिशियलाइज कर दिया अभी के लिए। फिर जो मेरी सॉर्टेड अरे में जो पहली मेरी पहला मेरा जो इनपुट रहेगा, मतलब जिस जॉब के लिए मुझे प्रॉफिट 80 मिलना चाहिए, मतलब जिस जॉब के लिए मुझे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो मैं उसको पहले कर लूंगा। उसको पहले इसलिए करूंगा क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट है और अपने को प्रॉफिट ही मैक्सिमाइज करना है। तो इसके लिए, और फिर अगर अपन इधर ऊपर डेडलाइन देखें कि मैक्सिमम डेडलाइन क्या रहेगी, इन पूरी डेडलाइन में से मैक्सिमम डेडलाइन 6 रहेगी। तो मैं, अगर मुझे सपोज कोई जॉब करनी रहेगी 6 डेडलाइन की, तो मैं उसको सीधे 6th डे पे कर दूंगा।
तो उससे मेरी जो बाकी जॉब्स रहेगी, मैं जैसे 6 डेडलाइन को अगर लास्ट जॉब बना लेता हूँ, तो मेरी जो बाकी जॉब्स रहेगी वो मैं आसानी से कर पाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने सबसे ज्यादा प्रॉफिट की जॉब ली, और फिर मैंने ये जो यहाँ पे क्योंकि डेडलाइन 2 है, तो मैंने यहाँ पे मैक्स प्रॉफिट में यहाँ पे 2 जॉब के लिए मैंने यहाँ पे आईडी, यहाँ पे जो 6th आईडी थी उसके लिए मैंने यहाँ पे -1 को रिप्लेस कर दिया। और फिर अगर अपन नीचे देखें, ये सॉर्टेड ऑर्डर में हो गई, और मैंने 80 से जो पहली जॉब थी उससे चालू करा, और फिर मैंने डेडलाइन के हिसाब से अपना जो एरे था उसमें चेंज कर दिया। डेडलाइन के हिसाब से मतलब यहाँ पे अपने एरे में ये मैंने अकॉर्डिंग टू डेडलाइन करा है कि मतलब 1 किसकी डेडलाइन होगी, 2 किसकी होगी, 3 किसकी होगी, 4 किसकी होगी, ऐसे। तो मैंने उसके हिसाब से यहाँ पे जो 2 था, क्योंकि यहाँ पे डेडलाइन फर्स्ट जॉब की 2 है, तो मैंने 2 के उसमें जो अपना जो सॉर्टेड जो अपना सॉरी जो अपन ने अरे डिफाइन करा था -1 से, उसको सेकेंड इंडेक्स पे -1 को कट करके यहाँ पे 6 लिख दी। तो यहाँ पे 6 हो गया, और फिर अब मैं अगली जॉब के लिए देखूंगा। फिर अगली जॉब 2 से लेकर मैं 2 के बाद मेरी 6th डेडलाइन पे, तो मैं 6 के लिए देखूंगा 6th डेडलाइन पे मेरी कोई जॉब पहले से है क्या। तो अभी तो नहीं है, तो -1 को कट करके इसका जो इंडेक्स रहेगा वो लिख दूंगा, यानी इसकी जो आईडी रहेगी वो मैं लिख दूंगा, यानी 3। फिर मैं अगली जॉब के लिए देखूंगा, अगली जॉब 6 पे ही है, और 6 पे मेरी पहले ही एक जॉब थी। तो मुझे ये देखना है कि क्योंकि मुझे अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो इसके लिए मैं इस जॉब को हटा तो नहीं सकता, स्किप नहीं कर सकता। तो मुझे ये देखना रहेगा कि मैं इस जॉब को ये 6 की जगह और कहाँ 6 डेडलाइन की जगह और किस डेडलाइन पे डाल सकता हूँ। तो मैं 5 पे डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे 6 -1 5 के लिए चेक करूंगा, और 5 पे कोई जॉब नहीं रहेगी तो इसकी जो आईडी है 4, वो यहाँ पे मैं शेड्यूल कर दूंगा। अब सपोज यहाँ पे 5 पे भी नहीं रहती, तो मैं और एक और -1 कर देता, यानी 5 की जगह यहाँ पे 4 पे कर देता, जैसे मेरा पिछले उस पे गया है। अब मैंने 5 पे एक जॉब शेड्यूल कर दी है। अब मैं नेक्स्ट के लिए चेक करूंगा, तो नेक्स्ट के लिए अपन देख रहे हैं कि डेडलाइन 5 है, तो अपनी 5 पे पहले से एक जॉब शेड्यूल्ड है। तो 5 पे पहले से जब एक जॉब शेड्यूल्ड है, तो मैं उसको इस जॉब को इस प्रॉफिट को, क्योंकि मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं इसको और कम उस पे करना और दूसरे किसी दिन पे डालना चाहूंगा। तो मैं इसको फिर 4 पे 5 नहीं है, तो मैं 5 -1 पे चेक करूंगा। 5 -1 पे अभी मेरी कोई जॉब नहीं रहेगी, तो मैं 4 के लिए उसको शेड्यूल कर दूंगा, और जो अपना, क्योंकि -1 से अपना इनिशियलाइज था, तो उसको मैं 2 से जो आईडी थी अपनी उससे मैं रिप्लेस कर दूंगा। और ऐसे मैं पूरा सारी डेडलाइंस के लिए कर लूंगा, जब तक 6, क्योंकि अपनी डेडलाइन है मैक्सिमम 6 डेडलाइंस है। तो मैं मैक्सिमम जब तक ये पूरा जो अपना एरे था -1 से डिफाइन करा था, ये जब तक पूरा भर नहीं जाएगा, तब तक मैं यही प्रोसेस को रिपीट करता जाऊंगा। और यहाँ पे जो प्रॉफिट्स मेरे आए हैं हर जॉब के लिए, जैसे 80 70 60 65 60, और ये सब जो मेरे प्रॉफिट्स आए हैं, उसको मैं एक जगह कलेक्ट कर दूंगा, और जो मैं मतलब एक वेरिएबल में उन सब का सम ले लूंगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होएगा। और जॉब सीक्वेंसिंग के बाद अगर अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, तो हैफमैन कोडिंग प्रॉब्लम है। और हैफमैन कोडिंग मतलब ये एक तरीके से एक बहुत बड़े मैसेज को एक बहुत कम एक बहुत छोटे मैसेज में किसी प्लेस पे भेजने का तरीका है। और इसको बाइनरी ट्री के हेल्प से अपन कोड करते हैं। और इसके बारे में अपन और अगर देखें यहाँ पे, तो हफमैन कोडिंग मान लो अपना मैसेज, ये इतना बड़ा मैसेज है, 20 लेटर्स का अपना मैसेज है, 20 कैरेक्टर में का अपने को ये मैसेज भेजना है। और अपने को अब इसके बाद ये मालूम है कि जो भी अपना सॉफ्टवेयर रहेगा,
कोडिंग सॉफ्टवेयर जो भी देता है वो आस्की कोड समझता है, तो वो आस्की कोड में इसको चेंज करेगा। 8 बिट बाइनरी में हर कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। तो अपना 8 × 20 160 बिट का ये पूरा मैसेज रहेगा जो अपने को भेजना है। और जैसे ए के लिए ए की जो आस्की वैल्यू देती है वो 65 रहती है, तो वो ये 8 बिट्स का पूरा मैसेज बन जाएगा। फिर बी की सेम, बी की जैसे 66 रहती है, तो 66 की जो बाइनरी जो रहेगी वो अपनी इसकी वैल्यू हो जाएगी। बी के लिए जो बिट्स मैसेज के बी सेंड करने के लिए जो बिट्स चाहिए रहेगी 8 बिट, वो हो जाएगी। तो उसके लिए अगर जैसे जैसे मैंने अभी बताया कि 20 लेटर्स हैं और 8 बिट्स का एक लेटर, 20 लेटर्स हैं और 8 बिट्स का एक कैरेक्टर है, तो एक 20 कैरेक्टर्स को भेजने के लिए 8 × 20 यानी 160 बिट्स भेजनी पड़ेगी। तो इसको करने के अब जो मेथड्स हैं वो दो मेथड है, या तो अपन हर ये जो इतना बड़ा मैसेज है, ये अपन देख रहे हैं कि ये मैसेज तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें खाली ABCD खाली बस 5 या 6 अपने पास लेटर्स हैं, ABCD E तक। और ये वो सारे जो लेटर्स या सॉरी जो अपने कैरेक्टर्स हैं वो सब रिपीट हो रहे हैं, वो सब रिपीट हो रहे हैं। तो हर कैरेक्टर की मैं फ्रीक्वेंसी निकाल लूंगा और हर लेटर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे मैं लिख दूंगा। और अपने को क्वेश्चन में ये दिया रहेगा कि एक कैरेक्टर है, क्वेश्चन एक्चुअली में ये है कि कैरेक्टर है और इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो दी देगी, और इसका कोड अपने को निकालना है। तो इस हिसाब से और इसका कोड अपने को निकाल के उसको मिनिमाइज करना है। तो इस हिसाब से अपन ये अगर अपन देखें कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, और जो अपने को क्वेश्चन में टेबल में ये दिया हुआ है, इसका एक और मेथड ये है कि जैसे जितने भी लेटर्स हैं उनकी सारी फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उन सबको प्लस कर लेते हैं, और फिर जो हर लेटर की फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे 3 थी, 3 को टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ जो कैरेक्टर्स हैं उससे डिवाइड कर देंगे, और 3/20, तो ऐसे भी वो कर सकते हैं, पर वो फिर फ्रैक्शनल में चले जाएगा। तो उसके ऐसे करें तो बेटर रहेगा। फिर अपन देखें कि यहाँ पे टोटल जो है 6 कैरेक्टर्स हैं, और अगर थोड़ा सा बाइनरी अपन ने पढ़ा हुआ है कि बाइनरी मैथमेटिक्स अपन ने पढ़ी हुई है, तो उसमें क्या रहता है कि एक बिट है तो वो 0 या 1 को रिप्रेजेंट कर सकती है। अगर अपन को 2 बिट है तो वो 0 1 2 3 4 को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ऐसे ही अपने को अगर 2 to the power 3 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तक वो रिप्रेजेंट कर रही होगी। तो और अपने पास यहाँ पे 6 है, तो मतलब अपने को एक बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बोल सकते हैं कि एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 6 कैरेक्टर्स हैं, तो अपने को एक लेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए 3 बिट्स की जरूरत रहेगी। तो 3 बिट्स की जरूरत रहेगी। तो मैंने यहाँ पे जैसे अपन टेबल बनाते हैं, तो ए के लिए मैंने सपोज कर लिया कि 0 0 0 है, बी के लिए फिर 0 0 0 1 हो गया, और फिर ऐसे ही मैंने पूरा यहाँ पे कोड बना लिया। अब इस कोड पे अगर अपन देखें तो ए है 3 टाइम्स, और अब मैं ये कोड ही भेजूंगा उधर। ये पूरा अपना ये पूरा जो मैसेज भेजने की जगह है मैं ये कोड भेज दूंगा, और मैं ये टेबल बता दूंगा उसको कि क्या कौन सी बिट क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो जैसे अब मैं पहले ए भेजता था, यहाँ पे ये ए भेजता था, तो मुझे ये 8 बिट भेजनी पड़ती थी। और अब मैं अगर ये ए भेजूंगा तो मैं ये 3 ही बिट भेजूंगा जो मैंने खुद ने डिफाइन करी है। और फिर अब बी के लिए भी सेम, तो पहले मुझे 160 बिट्स भेजनी पड़ रही थी, और अब मुझे जैसे ए 3 टाइम है तो और इसके बिट्स 3 है, तो 3 × 3 हो जाएगा। और फिर बी जो है वो 5 टाइम से इसके बिट्स, ये भी 3 बिट्स का रहेगा, तो ये 5 × 3 हो जाएगा। और ऐसे करके इन सबको प्लस करेंगे तो अब मुझे 45 बिट्स भेजनी पड़ रही थी, 160 से सीधे 45, और प्लस ये टेबल।
तो मेरी जो जितनी मुझे मेमोरी भेजनी पड़ रही है, जितना डेटा मुझे भेजना पड़ रहा है उतना अब कम हो गया है। तो इससे कुछ फायदा तो होगा। तो इसके लिए अपन एक बाइनरी ट्री बना देते हैं। बाइनरी ट्री ऐसा बनाते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने ये पूरा जो अपना इस पूरे की असेंडिंग ऑर्डर में इसकी जो फ्रीक्वेंसीज है, जैसे ए 2 टाइम्स आ रहा है, सॉरी ई 2 टाइम्स आ रहा है, ए 3 टाइम्स आ रहा है, डी 4 टाइम्स आ रहा है, बी 5 टाइम्स आ रहा है और सी 6 टाइम्स आ रहा है। इसके हिसाब से मैंने ये जो सबसे लोअर लेवल है इसको जो है कि मैंने सॉर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी के हिसाब से। फिर मैंने जो दो सबसे स्मॉलेस्ट थे उन दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये 5 आ गया। फिर मैंने अब ये 2 और 3 रिप्लेस हो गया 5 से, ऐसा समझ लो। फिर मैंने 5 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 6 बचा। फिर मैंने जो सबसे स्मॉलेस्ट थे, तो ये 5 ये 4 बचा है और ये 5 ये 4 बचा है। तो ये 5 और ये 4 को मैंने मर्ज कर दिया, तो ये 9 हो गया। फिर मैंने अब ये 5 और 4 भी चले गया, अब 9 बचा है, 5 बचा है और 6 बचा है। फिर मैंने दो सबसे छोटे देखे, दो सबसे छोटे जो थे वो 11 हो गए। तो उन दोनों को मर्ज कर दिया तो 11 आ गया। फिर अपने पास जो दो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो बचे वो दो ही बचे, 9 बचा और 11 बचा। उन दोनों को वापस मर्ज कर दिया तो यहाँ पर 20 आ गया। फिर मैंने क्या करा, हर लेफ्ट के लिए 0 असाइन कर दी वैल्यू और हर राइट के लिए यहाँ पे 1 असाइन कर दी वैल्यू। और ये जो ट्री है, वो टेबल जो मैं बोल रहा था, जो टेबल भेज रहे हैं अपन, ये इसकी जगह मैं ये ट्री भेज दूंगा। तो ट्री कैसे भेजूंगा कि जैसे मुझे ई पता लगाना है, जैसे मुझे ई के लिए देखना है, तो या फिर मुझे ये ए के लिए कुछ ऐसा देखना है, तो जैसे 20 है, तो मैं क्या करूंगा, मैं इधर से देखूंगा 0 0 0 है, तो 0 मतलब 0 के लिए जब भी 0 रहेगा तो मैंने असाइन करा था इधर। इधर जब भी 0 रहेगा तो लेफ्ट रहेगा, जब भी 1 रहेगा तो राइट रहेगा। तो मैं रूट से चालू करूंगा और मैं 0 1 0 जैसे अपना 0 0 0 है, तो मैं लेफ्ट 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 करूंगा और मुझे यहाँ पे ये मिल जाएगा यहाँ पे। तो अब मैं इस पूरे मैसेज की जगह ये पूरा ट्री भेज रहा हूँ। तो ये हफमैन एनकोडिंग होती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। और फिर अब अपन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वाटर कनेक्शन प्रॉब्लम को अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। और फ्रैक्शनल नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें अपने को कुछ वेट्स दिए देंगे, उस वेट से एसोसिएटेड कुछ वैल्यू दी देगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ बॉल्स है, तो 60 बॉल्स का वेट समझ लो कि 10 है, और 100 बॉल्स का वेट समझ लो 20 है, और 120 बॉल्स का वेट समझ लो 30 है। तो ऐसे अपने को कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उस ऑब्जेक्ट्स के वेट दिए हैं, और उन वेट्स में वो ऑब्जेक्ट्स कितने आ जाएंगे, उनकी कितनी वैल्यू देगी वो दी देगी। और फिर अपने पास समझ लो कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में अपने को ये वैल्यूज डालनी है, मतलब ये वेट्स डालना है। और ये ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे 10 है तो मतलब 10 ही डालूं मैं। ऐसा भी हो सकता है कि अगर 10 है तो मैं 5 इसका डाल दूं, 5 वेट कंसिस्टिंग जितनी समझ लो बॉल्स हैं, तो मैं 5 यूनिट वेट की बॉल उस बॉक्स में डाल दूं। और उस बॉक्स की एक मतलब एक लिमिट दी देगी डब्ल्यू, कि मतलब वो बॉक्स जो है वो उतना ही वेट झेल सकता है, उसके बाद रहेगा तो वो टूट जाएगा। और अपने को ऐसा ये मैक्सिमाइज करना है कि कितनी वैल्यूज उसमें आ जाएगी, मतलब कितने आइटम्स उस बॉक्स में आ सकते हैं। तो उसके लिए अगर अपन देखें यहाँ पे एल्गोरिथम, तो अपने को एक बॉक्स दिया है समझ लो, कैपेसिटी डी है डब्ल्यू, कितना वेट वो बॉक्स देख पाएगा, कितना वेट वो बॉक्स कितने वेट तक वो बॉक्स बना रहेगा और उसके बाद कब वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे W दिया रहेगा, N दिया रहेगा नंबर ऑफ जो अपने पास नंबर ऑफ इनपुट्स रहेंगे,
वो दिया जाएगा। वैल्यूज दी देंगी हर वेट से एसोसिएट, जैसे 10 समझ लो कि 10 बॉल्स हैं, तो 10 बॉल्स का वेट 60 है, फिर 20 का वेट 100 है, और फिर अलग एक 30 कुछ है, 30 क्यूब्स समझ लो, 30 क्यूब्स का वेट अपना समझ लो 120 है। तो ऐसे अपने को मैक्स वैल्यू निकालनी है कि कितनी बॉल्स हैं, कितने वेट्स हैं, कितनी ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो अपने इस बॉक्स में जो अपने को दिया रहेगा वो आ पाएंगे। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए, समझ लो कि अब अगर अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, तो मैं ये चाहूंगा कि क्योंकि मुझे वैल्यूज चाहिए, मुझे वेट से तो कोई मतलब नहीं, वेट मुझे एक दिया रहेगा मैक्सिमम कैपेसिटी का, कि इससे ज्यादा वेट अगर रहेगा तो अपना जो बॉक्स है वो टूट जाएगा। तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं सबसे लाइटेस्ट मटेरियल उठाऊंगा। मतलब अगर ये 60 है, 60 को 10 से मैं डिवाइड करूंगा, तो इस आइटम के लिए, इस आइटम की वन वैल्यू का वेट हो जाएगा 6, और फिर 100 है, 100 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, तो इस आइटम की एक यूनिट या एक यूनिट इस आइटम की, इस एक आइटम का जो वेट है इस ऑब्जर्वेशन के लिए, एक आइटम का जो वेट रहेगा वो 100/20 हो जाएगा, जो कि 5 हो जाएगा। मतलब मैं इसमें वैल्यू पर वेट निकालूंगा, वैल्यू पर वेट निकाल के मैं वैल्यू पर वेट के हिसाब से इसको अपना सॉर्ट कर लूंगा इस ऑर्डर में। जैसे अपने को ये वैल्यूज दी थी, इसके अकॉर्डिंग वेट्स दिए थे, मैंने इसकी वैल्यू को इसके वेट से डिवाइड करा, तो मतलब मुझे 10 वेट में 60 वैल्यूज मिलती थी। तो मैं 10 वेट में जो मुझे 60 वैल्यूज मिलती है, तो मैं मुझे 1 यूनिट वेट में 6 वैल्यूज मिल जाएगी। तो ऐसे मैंने इसको डिवाइड कर लिया, और फिर इसको डिवाइड करा तो मुझे वैल्यू पर वेट मिली 654, और मैंने इसको जो इसको जो पूरा सॉर्ट कर लिया है, और इसको सॉर्ट करके अब मैं देखूंगा जो सबसे कम जो वेट रहेगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यूज डालनी, तो मैं सबसे कम जो सबसे ज्यादा, मतलब सबसे ज्यादा वैल्यूज जिसमें रहेगी और सबसे कम वेट जिसमें रहेगा वो पहले डालूंगा। तो मतलब इसमें अपन देख रहे कि 10 वैल्यूज थी, 10 वेट था और 60 वैल्यूज थी, तो 60 और इसका जो वैल्यूज पर वेट था वो सबसे ज्यादा आया। तो मतलब इसमें खाली 1 यूनिट वेट में 60 वैल्यूज होंगी। तो मैं ये तो पूरा डाल दूंगा, पूरा डालने की कोशिश करूंगा कि मैं ये 60 जो वैल्यूज है ये अपने बॉक्स में डाल दूं। तो अभी अपना 10 यूनिट वेट हो गया। मान लो कि अपने को जो उसकी कैपेसिटी थी बॉक्स की, कि कितना वेट वो होल्ड कर लेगा, वो 50 दे रखी। तो मैं अभी 10 यूनिट मैंने वेट इसमें डाल दिया है, और अपनी वैल्यू अभी से 60 हो गई। फिर और अब इसकी जो, क्योंकि 10 डाल दिया है, तो मतलब 40 और डाल सकते हैं अपन इसमें मैक्सिमम। तो फिर मैं नेक्स्ट जो अपना सॉर्टेड जो लिस्ट है उसमें चेक करूंगा कि नेक्स्ट मेरा कौन सा आइटम पड़ता है। तो 5 का ये 20 वाला जो है, इसका जो वैल्यू पर वेट है वो 5 है नेक्स्ट में। तो मैं इसका जो वैल्यू पर वेट है इसमें इसको इस बॉक्स में सबसे पहले तो पूरा डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम वैल्यूज के लिए देख रहा हूँ। तो मैं इसको पूरा 20 का 20 पूरा डाल दूँ, और फिर जो इसका, जब मैंने इसमें 20 डाला और 50 मेरा था और 10 पहले ही मेरे पास पहले से है, तो टोटल वेट जो बॉक्स में है अभी वो 30 है, और 50 वो कर सकता है, मतलब 50 वो हैंडल कर सकता है। तो अभी खाली 10 वेट ही और डाल सकते हैं, 10 यूनिट वेट की वो, और सॉरी 20 यूनिट वेट ही और डाल सकते हैं कि कितना वो और हैंडल कर ले। तो मैं जो अपना जो लास्ट बचा है उसमें देखूंगा कि 20 यूनिट वेट, सबसे पहले तो मैं ये एम करूंगा कि सारा ही वेट डाल दूं, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यूज भी चाहिए। पर क्योंकि अगर मैं सारा डाल दूंगा तो ये पूरा जो टोटल है वो 60 हो जाएगा, पर अपना जो बॉक्स है वो खाली 50 यूनिट वेट ही हैंडल कर सकता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि उससे कम, मतलब मैं कितना कर सकता हूँ, तो मैं 50 का 50 डाल दूँ इसमें। तो मैं 50 के लिए एम करता हूँ, और इस बॉक्स में पहले से 30 है,
और 50 के लिए मैं 20 और डाल सकता हूँ। तो मैं इस बॉक्स में से इसका जो 20 यूनिट वेट है वो डालूंगा। 20 यूनिट वेट के लिए मैंने वैल्यू पर वेट निकाल रखा था इसका 4। तो 4 जो 20 यूनिट वेट है उसको मैं 4 से इंटू कर दूंगा और 80 आ जाएगा। और ये अभी जो बॉक्स में ये जो वैल्यूज रहेगी ये मेरा आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम जो वैल्यूज रहेगी वो मेरा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे होगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चूज एंड स्वैप। तो ये क्वेश्चन बहुत मतलब आसान है। तो इस क्वेश्चन में अपने को एक स्ट्रिंग दी देगी। उस स्ट्रिंग में समझ लो अपने को ऐसा दिया है कि CCAD अपने को सिर्फ एक ही चेंज करना है। उसमें चेंज ऐसा करना है जैसे अपन ने डिसाइड करा इधर कि C की जगह A चेंज कर दो। तो जितने भी टाइम C रिपीट हो रहा है वो A में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जितने भी टाइम A रिपीट हो रहा है वो C में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसे अपने को ये चेंज करना, और चेंज सिर्फ एक ही बार करना है। और चेंज ऐसे करना है कि लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग हो जाए, मतलब कि डिक्शनरी में इसकी जो वैल्यू है वो सबसे स्मॉल है। तो इसको जब CCAD देखेंगे, और इसको और एक और इसमें कंडीशन दी है कि मान लो कि जैसे ये एक यहाँ पे है कि ये ABBA है। तो इसको मुझे अगर लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट करना है, तो मैं ए के लिए सबसे पहले फर्स्ट लेटर चेंज करने के लिए देखूंगा। फर्स्ट लेटर को लास्ट लेटर से मैं चेंज करने का ट्राई करूंगा। अब अगर ये दोनों अलग सेम रहे और ये चेंज नहीं हो पाया, तो उसमें तो क्वेश्चन में अपने को ऐसी कंडीशन दी है कि फिर अपन ये जो ए है इसको वापस चेंज नहीं कर सकते। जैसे अगर यहाँ पे ABBA था, तो इसको AB और ये जो सेकेंड लास्ट वाला B है इसको A से चेंज नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन अपने को दी हुई। तो इसके लिए यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे मैंने ये जैसे अपने को दिया रहेगा और अपने को आउटपुट ये दिखाना है, तो मैं एक सेट बना लूंगा। और अपने को मालूम है सेट की प्रॉपर्टी होती है कि सेट में कोई भी जो सिमिलर एलिमेंट्स नहीं रहते हैं। तो जैसे मुझे एक बार कोई चेंज करना है, तो मैं इसको सीधे सीधे पॉइंटर यहाँ पे रखूंगा, और फिर मैं इसका जो आगे जो एलिमेंट्स है उनमें चेक करूंगा कि लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो ए सबसे स्मॉलेस्ट है, तो मैं सी को ए से रिप्लेस कर दूंगा। जितने भी सी है उसको जितने भी ए है उससे रिप्लेस कर दूंगा। और यहाँ पे जो मेरा सेट है उसमें मैं उसको कैंसिल कर दूंगा। अब मान लो कि इधर ये सी नहीं होता। अगर इधर सी नहीं होता, यहाँ पे ए होता और एंड में होता, जैसे ABBA था यहाँ पे, तो क्या होता कि मैं फर्स्ट से चलता, ये फर्स्ट एलिमेंट से मैं चलता और चेक करता उसको बाकी एलिमेंट से कि लेक्सिकोग्राफिकली सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो ए है। तो ए से मैं ए को चेंज करने की कोशिश करता तो कुछ होता ही नहीं। तो फिर मैं क्या करता कि अपना जो सेट होता, जो मेरा सेट रहेगा, मैं ए से उसको चेंज नहीं कर सकता, तो मेरा जो सेट रहेगा इस उस सेट में इस क्वेश्चन के लिए ए और बी रहेगा। तो मैं ए और बी में से ए को कट कर दूंगा और फिर मैं आगे चलूंगा। और आगे चल के ये चेक करूंगा कि जो अपना बी है, बी के लिए चेक करूंगा कि मैं जो लेक्सिकोग्राफिकली इस बी के लिए, ये जो सेकंड वाला बी है, इससे जो सेकंड इंडेक्स पे बी है इससे छोटा उसके आगे कोई लेक्सिकोग्राफिकली छोटा एलिमेंट है कि नहीं है। तो मैं जब उसके लिए चेक करूंगा, तो उसके लिए चेक करूंगा तो मुझे ए मिलेगा। फिर ए के लिए जब मैं सेट में अपने चेक करूंगा कि ए मेरा, कि ए को मैं बी से अब चेंज कर सकता हूँ कि नहीं, तो वो सेट तो मैंने ए को कैंसिल कर दिया, उसको मैंने निकाल दिया। तो फिर मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। तो फिर मैं आगे वाले बी के लिए देखूंगा, इस वाले बी के लिए, कि मैं लेक्सिकोग्राफिकली जो है कि आगे वाले कोई एलिमेंट से इसको चेंज कर सकता हूँ कि नहीं। तो इसका जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो बी के बाद आएगा
वो ए बचेगा क्योंकि खाली यही है वैसे तो इसको फिर मैं चेक करूंगा कि मैं कुछ चेंज कर सकता हूँ क्या इसमें, तो अपने सेट में वो देखेंगे, चेक करेंगे तो वो नहीं मिलेगा। वो नहीं मिलेगा तो अपन इसको ऐसा कि ऐसा ही रह जाएगा इस पूरे इटरेशन में। ये क्वेश्चन ऐसा है। यहाँ पे जैसे दिया है फंक्शन लेक्सिक जो स्वैप करना है अपने को स्मॉलेस्ट, जो लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उसको स्वैप करते जाना है। और भले ही अगर 2-3 ऑकरेंस है अगर उसके, तो वो स्वैप में भी 2-3 ऑकरेंस हो जाएगी, जैसे अपन ने फर्स्ट एग्जांपल में देखा कि जैसे सी 2 बार था और ए था, और जैसे अपने को ए को सी से रिप्लेस करना था तो अपन ने ए को 2 बार कर दिया और सी को 1 बार, ऐसे। तो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रेन्स में अभी स्किप कर रहा हूँ। और मिनिमम प्लेटफॉर्म्स प्रॉब्लम, मिनिमम प्लेटफॉर्म्स प्रॉब्लम्स अगर अपन देखें तो अपने को बताना है कि किसी भी टाइम पे मिनिमम प्लेटफॉर्म कितने अवेलेबल होंगे। जैसे कि यहाँ पे अपने को अराइवल और डिपार्चर दिया रहेगा ट्रेन्स का। फर्स्ट ट्रेन्स का अराइवल जैसे 900 पे और उसका डिपार्चर 910 पे, और सेकेंड जो ट्रेन है उसका अराइवल 940 पे, उसका डिपार्चर 1200 पे। तो ये सब अपने को दिया रहेगा। अब जैसे मैं बोलूँ कि 900 पे एक ट्रेन आई और 900 और 910 पे, 910 पे वो ट्रेन चली गई एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो अब वो ट्रेन आई और चली गई, और फिर अब मैं दूसरी ट्रेन के लिए देखूंगा तो वो 940 पे आई। तो जब वो इस पे 940 पे आएगी तो जो पहली वाली जो ट्रेन थी वो पहले ही चली गई, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो आ सकती। लेकिन अगर अब मैं इसके बाद वाली जो ट्रेन है इसके लिए चेक करूंगा तो ये 950 पे आ रही है, और अपन देखेंगे कि उस प्लेटफॉर्म पे 1200, उस प्लेटफॉर्म पे जो ट्रेन थी जो 940 पे आई थी वो 1200 तक वहीं रहेगी, और ये ट्रेन तो 950 पे आ गई। तो मतलब अपन इस ट्रेन को वहां पे खड़ा नहीं कर सकते, तो अपने को एक दूसरा प्लेटफॉर्म चाहिए रहता। तो अपन एक प्लेटफॉर्म पे तो अभी ये वाली ट्रेन है, फिर दूसरे प्लेटफॉर्म पे अभी ये वाली ट्रेन है, फिर अब अपन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म के नेक्स्ट ट्रेन के लिए चेक करेंगे, वो 1100 पे आ रही है। और अपन देखेंगे कि ये वाली जो ट्रेन है अपनी 950 वाली, वो 950 पे आई और 1120 तक रहेगी। और तो अपन इसके लिए चेक करेंगे तो ये ट्रेन तो पहले से ही उसी प्लेटफॉर्म पर खड़ी है, और ये ट्रेन भी खड़ी रहेगी क्योंकि ये 1100 वाली है, और 1100 और ये 1200 पे जाएगी। तो ये दोनों ट्रेन तो वही है। फिर अपने को तीसरा प्लेटफॉर्म चाहिए रहेगा इस वाले ट्रेन को खड़ा करने के लिए। तो अपन इस वाले ट्रेन को उस पे वहां पे तीसरे प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर देंगे, और फिर अपन नेक्स्ट ट्रेन के लिए चेक करेंगे जो कि 1500 पे। तो 1500 पे चेक करेंगे तो अपन ये देखेंगे कि 1500 इन सबसे बड़ा है, ये 1200, 1120 और 1130। तो मतलब इसका मतलब ये है कि ये सारी ट्रेन इस वक्त तक जा चुकी होगी। तो ये सारी ट्रेन जा चुकी होगी तो अपन इसको कोई से भी प्लेटफॉर्म पे वहां पे खड़ा कर देंगे। तो अपने को ये बताना है कि एक टाइम पे मिनिमम कितने तीन प्लेटफॉर्म्स जो चाहिए, मतलब एक टाइम पे एक तरीके से बोल सकते हैं कि इन इसको तो मिनिमाइज करना है अपने को कि कितने वो रहेंगे, पर अपने को ज्यादा से ज्यादा बोल सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कितने प्लेटफॉर्म चाहिए रहेंगे। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जब ये कंडीशन थी, ये तीन ट्रेन्स के लिए जब अपन ने देखा अपने को 3 प्लेटफॉर्म लग रहे थे, तो इसका आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका अगर अपन एल्गोरिथम में देखें तो मिनिमम प्लेटफॉर्म का ये है, इसमें नंबर ऑफ ट्रेन अपने को दी जाएगी, अराइवल और डिपार्चर दिया रहेगा। और ये जैसा मैंने पहले बताया, तो मैं यहाँ पे अगर एक एग्जांपल यहाँ पे बताऊं तो सबसे पहले तो मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा दोनों स्टार्टिंग टाइम को भी और एंडिंग टाइम को भी। पर इससे अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि इससे क्या होगा कि अगर मैं स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम को अलग अलग सॉर्ट कर दूंगा, तो जैसे ये जो ट्रेन थी ये पेयर्स थे एक्चुअली, कि ये वाली जो ट्रेन थी इसका अराइवल टाइम, अगर ये ट्रेन 1 है तो इसका एक अराइवल टाइम था
और इसी का ये डिपार्चर टाइम था। तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, पर उससे अपने ये जो इस एल्गोरिथम में उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कैसे, अब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्टिंग और अराइवल टाइम अगर अपन देखें तो उसको मैंने सॉर्ट कर लिया, और जो डिपार्चर टाइम है उसको मैंने अलग सॉर्ट कर लिया। और मान लो ये प्लेटफॉर्म्स है, ये एक ट्रेन का ये एक स्टेशन है, स्टेशन में इतने सारे ये सारे प्लेटफॉर्म्स दिए हुए हैं। और फिर सबसे पहली जो ट्रेन है वो अपन देखें, सबसे पहले ट्रेन यहाँ पे रहेगी, ये 50 वाली। 50 वाली जो ट्रेन है यहाँ पे पहुंची प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। और तो जो मैक्स प्लेटफॉर्म है अभी इस वक्त पे, तो अभी एक ही प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, तो मैं एक उसको उस वेरिएबल को 1 कर दूंगा। फिर मैं क्या करूंगा कि ये सेकंड जो ट्रेन है उसके लिए चेक करूंगा 121। 120 को चेक करूंगा 500 से। तो 120 और 500 को जब मैं चेक करूंगा तो 50 और 500 के बीच में 120, मतलब 120 वो 500 से छोटा है। तो जो अभी तक ये जो ट्रेन है वो गई नहीं है, वो उसी स्टेशन पे खड़ी हुई है। तो मैं नेक्स्ट स्टेशन के लिए देखूंगा। नेक्स्ट स्टेशन में ये जो 1200 वाली ट्रेन है उसको मैं नेक्स्ट स्टेशन पे खड़ा करूंगा। फिर मैं 200 वाली ट्रेन देखूंगा। जो 200 वाली ट्रेन है उसको मैं 500 से सबसे पहले तो चेक करूंगा कि 500 से ये छोटा है कि बड़ा है। तो ये छोटा है, तो इसका मतलब कि जो अपनी पहली ट्रेन है स्टेशन नंबर 1 की, ये जो 50 वाली, वो अभी तक गई नहीं है। तो मैं इधर भी खड़ा नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि मैंने इसको पहले ही सॉर्ट कर लिया था, तो इसके बाद वाला जो देगा वो 550 वो पहले ही बढ़ा देगा, तो उधर सेकंड स्टेशन पे भी मैं खड़ा नहीं कर पाऊंगा। तो अब मुझे ट्रेन को किसी तीसरे स्टेशन पर खड़ा करना पड़ेगा। तो मैं उधर तीसरे स्टेशन पे इस ट्रेन को खड़ा कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट स्टार्टिंग टाइम के लिए देखूंगा, जो कि रहेगा 550। तो 550 के लिए मैं चेक करूंगा कि इससे मैं कंपेयर करूंगा 500 से। 500 से मैं कंपेयर करूंगा 550 को, तो वो बड़ा है, मतलब कोई एक ट्रेन इन तीन में से जा चुकी है। अब अपन सर्टेन ये नहीं कह सकते कि कौन सी ट्रेन गई है, क्योंकि मैंने इसको सॉर्ट कर दिया था, तो हो सकता है कि कोई और ट्रेन गई हो। पर ये तो पक्का है कि 500 तक कोई तो ट्रेन जा चुकी होगी। कोई ट्रेन जा चुकी होगी, और 550 पे अपने को ये एक ट्रेन को खड़ा करना है। तो मतलब कोई ट्रेन जा चुकी होगी, तो मैं सपोज कर रहा हूँ कि ये वाली चली गई प्लेटफॉर्म वाले 1 वाली, तो मैं यहाँ पे उस ट्रेन को खड़ा कर दूंगा अभी भी। तो अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे अपने को 3 स्टेशन अभी भी लग रहे हैं, क्योंकि दो तो थी और एक और आ रही है और एक चली गई। तो एक जो गई उसके जगह अपन ने नई ट्रेन खड़ी कर दी। फिर उसके बाद जो पॉइंटर है अपना, क्योंकि 500 वाली चलेगी, तो अपन का जो पॉइंटर है एंड टाइम पे, यहाँ पे 2 पॉइंटर चलेंगे, एक स्टार्ट टाइम के लिए, अराइवल टाइम के लिए, और एक डिपार्चर टाइम के लिए। तो मैं उसको 550 से अपडेट कर दूंगा। तो अब अपना पॉइंटर जो है 500 की जगह 550 पे की तरफ देख रहा है। तो अब मैं उसको कंपेयर करूंगा 550 से। 550 की ट्रेन को तो अपन ने प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ा कर दिया। अपन ने उसको 700 को कंपेयर करा 550 से, तो 700 फिर भी बढ़ा है। तो ये बढ़ा है, मतलब 550 वाली ट्रेन भी, एक कोई ट्रेन इन सब में से एक कोई ट्रेन जा चुकी होगी। वो जा चुकी होगी तो उसकी जगह मैं 700 वाली ट्रेन को खड़ा कर दूंगा। तो मतलब यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर 2 वाली सपोज वो चलेगी, तो मैंने यहाँ पे ये जो 700 वाली ट्रेन है उसको यहाँ पे खड़ा कर दिया। फिर मैंने क्या करा कि 850 पे देखा ये पॉइंटर जो है वो 550 वाली चलेगी, अब मैं 600 के लिए देखूंगा। 850 वाली जो ट्रेन थी वो उसके लिए चेक करूंगा मैं, वो 600 से बड़ा है कि छोटा है, तो वो बड़ा है। तो मतलब जो 600 जिसका डिपार्चर टाइम था, वो वाली ट्रेन तो जा चुकी है। और अब मैं कोई ये एक स्टेशन जो था वो कोई खाली रहेगा, तो मैं 850 वाली जो ट्रेन थी उसको वहां पे खड़ा कर दूंगा। तो ऐसे करके अपना पूरा ये एल्गोरिथम चलेगा। और कोई भी मैक्सिमम जो एक टाइम पे जो मैक्सिमम अपने स्टेशन जो रिक्वायर्ड थे, मतलब
ये अपन अगर इस केस की देखें तो इसमें इस केस में मैक्सिमम अपने को 3 स्टेशन रिक्वायर्ड थे। तो अपना जो मैक्सिमम जो मैंने वेरिएबल बनाया था जिसमें मैक्सिमम स्टेशन देख रहा था, स्टोर कर रहा था, तो वो स्टेशन जो थे वो ही अपना जो आंसर हो जाएगा। वो ये क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो बाय मैक्सिमम स्टॉक्स से 5 स्टॉक्स आर बॉट ऑन हायर डे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब अपने को कुछ स्टॉक्स दिए रहेंगे और उसकी प्राइस दी रहेगी, अपने को मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदने हैं। तो क्या दिया जाएगा कि जैसे जो आई स्टॉक है वो आई डे पे खरीदा जाए, मतलब आई स्टॉक्स आई डे पे खरीद सकते हैं। मतलब कि जैसे 10 फर्स्ट पे, तो 10 यूनिट प्राइस के खाली एक स्टॉक खरीद सकता है फर्स्ट डे पे। फिर सेकंड डे के लिए देखें तो सेकंड जो है वो 7 यूनिट का है, एक स्टॉक। पर ये सेकंड डे पे, तो सेकंड डे पे 7 7 के 2 स्टॉक खरीद सकता है। और फिर अगर अपन थर्ड डे के लिए देखें तो 19 है, तो मतलब 19 रुपीज के वो या यूनिट के वो 3 स्टॉक खरीद सकता है। अपने को एक लिमिट दी है 45 कि इसके अंडर अंडर अपने को रखना है जितने भी स्टॉक्स अपन खरीदते हैं। अब 4 कैसे हुआ कि सपोज मैंने फर्स्ट डे था, तो फर्स्ट डे पे मुझे क्योंकि मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदने, तो फर्स्ट डे पे मैं मैक्सिमम खरीदना चाहूंगा। मैक्सिमम यहाँ पे होगा 1, तो मैंने 1 फर्स्ट डे पे खरीद लिया। फिर सेकेंड डे पे मैं 2 स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। तो मैंने 2 स्टॉक्स 7 7 यानी 14 हो गया। तो 10 + 14 24 रुपीज तक के मैंने स्टॉक्स खरीद लिए। और ये फर्स्ट डे पे मैंने एक स्टॉक खरीदा, सेकेंड डे पे मैंने 2 जितने हो सकते थे वो 2 स्टॉक्स खरीद लिए। अब मैं थर्ड डे के लिए देखूंगा तो थर्ड डे पे मैं 3 स्टॉक्स खरीद पाऊंगा 19 के। पर इतने मेरे पास पैसे नहीं बचेंगे। तो इतने जब मेरे पास पहले, क्योंकि 24 में पहले ही यहाँ तक ये दूसरे दिन तक मैं 24 रुपीज के स्टॉक्स खरीद चुका था और अब मेरे पास खाली 21 रुपीज बचे। और उसके लिए मुझे 19 जो स्टॉक्स थे, 19 रुपीज का कोई स्टॉक्स खरीदना रहेगा। तो मैं सिर्फ एक ही स्टॉक खरीद पाऊंगा। तो पहले दिन पे एक, दूसरे दिन पे 2 और तीसरे दिन पे एक और। तो यहाँ पे आउटपुट हो जाएगा मैक्सिमम स्टॉक्स 4 का। क्वेश्चन ऐसा करना। तो इसका अगर अपन एल्गोरिथम में देखें तो अपना को प्राइस दी है और मैक्सिमम मैक्सिमम लिमिट दी है कि कहाँ तक अपन स्पेंड कर सकते हैं स्टॉक्स खरीदने के लिए। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो सपोज पहला दिन है, तो जैसे मैंने बोला पहले दिन पे अपन एक ही स्टॉक्स मैक्सिमम खरीद पाएंगे। दूसरे दिन पे अपन 2 खरीद सकते हैं, तीसरे दिन पे 3 खरीद सकते हैं। तो पहले दिन पे एक खरीदा 10, 1 × 10 हो गई तो 10 प्राइस आ गई। दूसरे दिन पे 2 खरीदे थे अपन ने, तो 7, 2 × 7 यानी 14 उसकी प्राइस हो गई। तो ऐसे, और तीसरे दिन पे वापस अपन ने एक स्टॉक खरीदा था। तो उसके लिए अगर अपन देखें तो मैं क्या करूंगा कि ये जो इसको सबसे पहले मैं सॉर्ट कर लूंगा एक लिस्ट में। लिस्ट में मैं 2 चीजें रखूंगा, एक तो कौन सा दिन है, कि मतलब कौन, जैसे पहला दिन है तो उस पे मैं 10 रुपीज का खाली एक ही स्टॉक खरीद सकता हूँ। तो मैं 1, 10, 2, 7 और 3, 19 का एक लिस्ट बनाऊंगा। और उस लिस्ट को मैं सॉर्ट कर दूंगा इसके प्राइस के हिसाब से, क्योंकि जो सबसे कम प्राइस है वो मैं सबसे पहले खरीदना चाहूंगा। ऐसे मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा। तो मैंने इसको सॉर्ट कर दिया और फिर मैंने सबसे पहले स्टॉक के लिए देखा। तो मैं क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदने हैं, तो मैं जितने भी जो मैक्सिमम नंबर ऑफ अवेलेबल स्टॉक्स है जितने उस दिन में मैं खरीद सकता हूँ वो पूरे खरीदने की सबसे पहले तो मैं कोशिश करूँ। तो मैं 7 × 2, 2 का हो गया, 7 × 2 यानी 14। तो 14 मैं चेक करूंगा कि क्या इतना मेरा बजट है
कि ये मेरे बजट से कम है कि इक्वल है, तो 14 कम है, तो मतलब मैं इतने स्टॉक्स खरीद सकता हूँ। तो 45 माइनस 14 अभी 31 बच गए, इतने मेरे पास पैसे बच गए, और मैंने दो स्टॉक्स अभी खरीद लिए। फिर मैं नेक्स्ट डे के लिए देखूंगा, तो नेक्स्ट डे पे अब मेरे पास 10 और 1 है, तो मैं 10 into 1, 10 जो स्टॉक्स है वो 10 रुपीज के मेरे जो स्टॉक रहेगा वो मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। तो उसमें मैं देखूंगा, फिर चेक करूंगा कि क्या मेरा जो 10 रुपीज है वो मेरे बजट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो वो आधा होगा, तो फिर मैं मतलब वो स्टॉक में खरीद लूंगा। और मैं जो अपना टोटल जो था, जो 31 बचा था, उसमें से 10 को और माइनस कर दूंगा, तो मतलब अब मेरे पास बजट में खाली 21 बचा। फिर मैं जो तीसरा दिन था उसके लिए चेक करूंगा, तो मैं, क्योंकि मेरे को वैल्यू मैक्सिमम करनी है, तो मैक्सिमम स्टॉक्स खरीदना है, तो मैं जो पहले तो जितने भी स्टॉक्स है सारे के सारे, तीसरे दिन पे अपन 19 रुपीज के सारे तीन स्टॉक खरीद सकते हैं। तो पहले मैं तीन के लिए ट्राई करूंगा। 19 into 3 21 से कम देगा तो वो अपने बजट में नहीं है। फिर 19 into 2 21 से कम देगा तो वो भी अपने बजट में नहीं है। फिर 19 into 1 करेंगे तो वो 21 से कम है और वो अपने बजट, तो वो अपने बजट में आ गया। और फिर तो मैं 19 रुपीज का एक स्टॉक खरीद लूंगा लास्ट में। तो इसको इतना करने से की जगह मैं अवेलेबल बैलेंस देख लूंगा, जो 21 बचेगा, उसको नंबर ऑफ स्टॉक से डिवाइड कर दूंगा 1। तो ऐसा मैं हर लिस्ट में हर आइटम के लिए कर लूंगा कि जो नंबर ऑफ स्टॉक्स रहेंगे उसके लिए मैं जो जितनी मैक्सिमम वैल्यू है, यहाँ पे जैसे 10 है, यहाँ पे 14 है, उससे डिवाइड कर दूंगा। तो वो देख लूंगा मैं कि कितनी आ रही है। तो यहाँ पे जैसे डायरेक्टली 2 आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगी, और यहाँ पे डायरेक्टली 1 आ जाएगी। तो ऐसे मैं कर लूंगा, और जितने भी स्टॉक्स जितने भी दिन करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स के लिए उन सबको प्लस कर दूंगा, तो मेरा आंसर आ जाएगा। फिर यहाँ पे अब अगर 9th क्वेश्चन देखे तो शॉप इन कैंडी स्टोर, तो अपने को नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो इसको अपन अगर देखें तो अपने को नंबर ऑफ कैंडीज दी जाएगी, जैसे 4 है, और के दिया जाएगा। के क्या हैगा मैं बताता हूँ अभी। तो जैसे कैंडीज की प्राइस दी अपने को कि 3 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट, 4 यूनिट। अब जैसे मैंने के का ये मतलब है कि जैसे मैंने यहाँ पे 3 रुपीज की सबसे पहले कैंडी खरीदी, तो 3 रुपीज के बाद मेरी के की वैल्यू 2 है, तो मतलब मैं ये 3 रुपीज के अलावा ये जितने बचे, इनमें से दो कोई कैंडी में उठा सकता हूँ। तो मैं कर सकता हूँ। ये वो फ्री रहेगी, उसके लिए मुझे कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो मुझे ये करना है कि मुझे सबसे ज्यादा कैंडीज मिल जाए और मेरी प्राइस भी मिनिमम रहे, मतलब मिनिमम मैक्सिमम जो कैंडीज रहेगी, मतलब मैं मिनिमम प्राइस पे कितनी कैंडीज उठा सकता हूँ और मैक्सिमम प्राइस पे कितनी उठाऊँ। तो मिनिमाइज और मैक्सिमाइज करना है अपने को सारी कैंडीज उठाने के लिए, मतलब सारी एंड कैंडीज जितनी दी रहेगी उतनी उठाने के लिए। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे 4 दिया रहेगा, मतलब नंबर ऑफ कैंडीज दिए, और यहाँ पे के जो वैल्यू है कि कितनी मैं फ्री उठा सकता हूँ हर बार एक कैंडी खरीदने के बाद, उतनी मैं देख लूंगा के की वैल्यू। और जो प्राइस रहेगी वो अपने को दिया है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये 3 जो है, ये 3 वाली मैं कैंडी खरीद लूंगा। और फिर मुझे जो के की वैल्यू 2 है, तो मतलब 3 के बाद जो बाकी बची कैंडी है 2, 1 और 4, उसमें से मैं ये देख सकता हूँ कि मैं 1 वाली, मैं या तो 2 1 वैल्यू उठा सकता हूँ, या 2 या 1 कैंडी उठा सकता हूँ, या 1 या 4 कैंडी उठा सकता हूँ। तो मुझे अगर प्राइस को मैक्सिमाइज करना है, तो अगर मुझे, सॉरी, अगर पहले मिनिमम देख लेते हैं, अगर मुझे प्राइस को मिनिमाइज करना है, तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में जो अपनी प्राइजेस है उसको अरेंज कर लूंगा।
सबसे पहले मिनिमाइज करने के लिए मैं सबसे जो कम प्राइस वाली कैंडी है वो उठा लूंगा। मैंने वो प्राइस वाली कैंडी उठाई, और क्योंकि मुझे सारी कैंडी खरीदनी है मिनिमम मैक्सिमम प्राइस पे, तो सारी कैंडी के लिए अब मैं जो के की वैल्यू है वो 2 है, तो मतलब मैं एक प्राइस के बाद बाय वन गेट टू फ्री के लिए अपन दो कोई भी कैंडी फ्री में उठा सकते हैं। तो क्योंकि मुझे मिनिमाइज करनी है तो मैं सबसे महंगी वाली दो उठा लूंगा फ्री में। तो ये दो तो उठ गई, 3 और 4 वाली। तो और 1 वाली अपनी होगी, और अपने को सारी कैंडी एक एक टाइप की एक कैंडी खरीदनी है। तो अब मैं 2, 1 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, तो अब मैं 2 के लिए चेक करूंगा। तो 2 के लिए देखूंगा तो 2 रुपीज की एक कैंडी में खरीद लेता हूँ। और फिर उसके बाद अगर मैं देखूं चेक करूँ कि और के की वैल्यू 2 है, कि और कोई टाइप की कैंडी में खरीद सकता हूँ क्या, तो नहीं। तो 1 + 2 ये आंसर हो जाएगा इसका मिनिमम। फिर मैक्सिमम कॉस्ट के लिए अगर देखूं तो मेरी जो कैंडीज की जो प्राइस थी उसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा। और जो मेरी ये जो सबसे पहले जो मैक्सिमम कॉस्ट की कैंडी है मैं वो खरीद लूंगा। और फिर मैं जो फ्री वाली जो कैंडी, जो दो कैंडी जो मुझे फ्री में उठानी रहेगी, क्योंकि दो उठानी है कंडीशन ही है। तो मुझे क्योंकि कॉस्ट को मैक्सिमाइज करना है, तो मैं जो सबसे सस्ती वाली जो दो रहेगी उसको फ्री में उठा लूंगा। और फिर मैं नेक्स्ट उसके लिए देखूंगा 3 के लिए, और 3 वाले उठाऊंगा। और फिर मैं चेक करूंगा कि दो कोई कैंडी अलग अलग टाइप के मैं उठा सकता हूँ क्या, तो वो मैं नहीं उठा पाऊंगा। तो मैं ये 3 हो जाएगा, और 4 तो जो पहली वाली जो खरीदी थी, और 2 और 1 तो फ्री में मिल गए। तो ये 7 अपना मैक्सिमाइज। तो ये क्वेश्चन ऐसा है। अब इसके बाद अगर अपन देखें यहाँ पे जो 10th क्वेश्चन है इसको मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। और अब अपन 11 क्वेश्चन देखते हैं। तो 11 क्वेश्चन में मिनिमम कॉस्ट टू कट अ बोर्ड इनटू स्क्वायर्स। सपोज अपने को ऐसा एक बोर्ड दिया हुआ है जैसा रेक्टेंगल का, और इसको अपने को कट करना है। तो क्वेश्चन में ये दिया है कि हर एज को कट करने के लिए, हर लाइन जो है इसको कट करने के लिए अपने को यहाँ पे प्राइस दी हुई है। जैसे ये जो लाइन है इसको कट करने के लिए अपने को 2 यूनिट प्राइस पे करनी पड़ेगी। फिर ये 1 जो लाइन है इसको कट करने के लिए 1 यूनिट प्राइस। 4 है इसको कट करने के लिए ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल पहली वाली, उसको कट करने के लिए 4 यूनिट प्राइस। और ऐसे अपने को ये सारी प्राइजेस दी, लाइंस कट करने की, एजेस कट करने की। और अपने को मिनिमम कॉस्ट बतानी है इसके जो स्क्वायर्स है उसको कट करने के लिए। तो अब अपने को जो स्क्वायर्स देंगे वो देंगे कि 6 × 4 और कैसे क्या कट करना है। तो उस हिसाब से अपने को ये कट करनी है। और टोटल कॉस्ट को अपने को मिनिमाइज करना है। टोटल कॉस्ट का अपने जो क्वेश्चन है उसमें ये फॉर्मूला दिया है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस एच, एच कॉस्ट जितनी एक एच जो अपन काटेंगे उसकी जो प्राइस रहेगी इनटू टोटल नंबर ऑफ पीसेस। मतलब जैसे सपोज इस ये जो वर्टिकल एज है इसको काटने के प्राइस 1 है, इसकी अगर प्राइस 1 है और ये टोटल नंबर ऑफ पीसेज यानी 1 2 3 से ये पास होता है, तो इस पूरे सेक्शन को काटने का जो प्राइस है अपना टोटल प्राइस हो जाएगा 1 × 3 3 यूनिट। सिमिलरली अगर अपन देखें कि ये जो 3 ब्लॉक है इसको काटने के लिए एक वर्टिकल एज की प्राइस अगर 2 है, तो अपना जो टोटल प्राइस है वो हो जाएगा 2 × 3 6 यूनिट ऐसे। तो अपने को अगर ये काटना है और इसको मिनिमाइज करना है, तो अपन जो क्योंकि अपन ये देख रहे हैं कि एज कॉस्ट तो अपने को मिनिमाइज करनी, पर जितने नंबर ऑफ पीसेस बढ़ेंगे उतने नंबर ऑफ पीसेस अपने एज कॉस्ट में इंटू हो जाएंगे, और वो अपने टोटल कॉस्ट बढ़ा देंगे। तो मैं अब क्योंकि मुझे तो पूरे ही जितने स्क्वायर दिए हैं उतने तो कट करने ही है, तो मैं मुझे उसके लिए मैं क्या करूँगा कि उसके लिए जो सबसे महंगे वाले जो ये एजेस रहेंगे, जो सबसे महंगे वाले जो कट्स रहेंगे
उसको सबसे पहले मैं लगा दूंगा जब इस स्क्वायर में वो नहीं रहेगा। तो जैसे सबसे पहले ये जो पूरा बार रहेगा ये तो रेक्टेंगल ही रहेगा, ऐसा पूरा कोई पीसेस तो होंगे नहीं इसके। तो मैं सबसे पहले जो सबसे महंगे वाला कट है वर्टिकल में वो लगा दूंगा। तो जब मैं वर्टिकल में यहाँ पे एक कट लगाऊंगा तो मेरे पास अभी दो यहाँ पे ब्लॉक्स बचेंगे, एक ये वाला और एक ये छोटा वाला ये। फिर मैं क्या करूंगा कि ये जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टली जो सबसे महंगा कट है 4, उसको मैं फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में से जो सबसे नेक्स्ट जो सबसे महंगा कट है 4 के बाद ये वाला 4, तो इसको मैं लगाऊंगा। तो इसको जब मैं कट करूंगा तो ये वाला एक ब्लॉक कटेगा और ये वाला एक ब्लॉक कटेगा, ये वाला और ये जो वर्टिकल से 4 से मैंने काटा था ये वाला। इन दोनों ब्लॉक की प्राइस हो जाएगी ये 4 के लिए, इसके इस ब्लॉक के लिए 4 और इस ब्लॉक के लिए 4, तो हो जाएगी 8। फिर मैं जो सबसे छोटा है यहाँ पे 3 ये वाला कट करूंगा। तो अभी अपन देख रहे हैं कि एक ये कटा है और एक जो हॉरिजॉन्टली वो ये कटा है। तो उसके लिए अपने को यहाँ पे एक ये ब्लॉक बनेगा और एक ये नीचे वाला बनेगा। तो जब अपन इसको 3 को काटेंगे तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 6, तो ऐसे यहाँ पे प्राइस का ऐसा चलेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो एजेस के जो प्राइस है उसको मैं जो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर लूंगा। और फिर सबसे मैं इन दोनों में से देखो, इन दोनों ये एक्स और वाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कट्स के जो अमाउंट है उसमें से सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि सबसे महंगा कट कौन सा है। तो सबसे महंगा कट अभी अभी हॉरिजॉन्टली जो है वो 1 लेके चल रहा हूँ, वर्टिकली 1 लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जो बॉक्स है अभी अपना पूरा है, पूरा है मतलब कि अभी कुछ भी कटा नहीं, अपना पूरा हार्ड जो है वो रेक्टेंगल है, अभी कोई भी पीसेस नहीं हुए। तो उसके लिए मैं 1 लेके चल रहा हूँ। तो सबसे महंगा कट 4 है यहाँ पे। तो 4 का जब मैं कट लगाऊंगा तो वो 1 हो जाएगा। तो 4 into 1 हो जाएगा, मतलब टोटल जो काउंट है अपना वो अभी 4 into 1 4 हो जाएगा। फिर मैं जब मैं एक कट लगाऊंगा हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकली मेरे दो बॉक्स हो जाएंगे। कैसे? ऐसे कि जैसे मैंने सपोज कर लें कि ये यहाँ पे ये कट लगा है ये वाला, यहाँ से यहाँ, तो एक बॉक्स ये बचेगा और एक बॉक्स ये बचेगा। और फिर जब मैं हॉरिजॉन्टल कट लगाऊंगा तो हॉरिजॉन्टल कट इस बॉक्स से पास होएगा एक और इस बॉक्स से पास होएगा, तो वो अपनी प्राइस को बढ़ा देगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट है इम्पोर्टेंट, कि जब मैं हॉरिजॉन्टली कट करूंगा, जब मैं हॉरिजॉन्टली कट करूंगा तो वर्टिकल बॉक्सेस बढ़ेंगे और वर्टिकली कट करूंगा तो हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस बढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे कट लगाया, ये यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बॉक्स बना और यहाँ पे एक बॉक्स बना। अब मैं अगर वर्टिकली एक और कट लगाऊंगा तो नंबर ऑफ बॉक्सेस यहाँ पे 3 होंगे, लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट लगाऊंगा यहाँ से ऐसा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस 2 हो जाएंगे। तो इसलिए इसका सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है इसमें, कि जब अपन हॉरिजॉन्टली एक कट लगाएंगे तो वर्टिकली बॉक्स बढ़ेगा, और अगर वर्टिकली एक कट लगाएंगे तो हॉरिजॉन्टली बॉक्स। तो ऐसे फिर मैं जो इन दोनों में से नेक्स्ट जो सबसे महंगा कट है यानी 4 वाला वो लगाऊंगा। उस पे लगाऊंगा तो मैंने सबसे पहले अपना सबसे पहला कट मैंने हॉरिजॉन्टली लगाया था। जब मैंने हॉरिजॉन्टली कट लगाया तो जो वर्टिकली बॉक्सेस थे 1 से 2 हो गए। तो जो वाई का जो अभी जो वर्टिकल कट जब मैं लगाऊंगा 4 वर्टिकल में जो सबसे महंगा है इस पूरे ग्रुप में, तो 4 जब मैं कट लगाऊंगा तो वर्टिकल में मेरे को 2 into 4 यानी 8 प्राइस देनी पड़ेगी। फिर मैं सबसे बड़ा देखूंगा तो यहाँ पे 3 है। तो अभी मैंने वर्टिकल एक कट लगाया, तो वर्टिकल कट लगाया तो हॉरिजॉन्टल में एक बॉक्स बढ़ा, तो मतलब 1 से अब 2 हो गया। और फिर जब मैंने ये जो हॉरिजॉन्टल एक कट लगाऊंगा 3 प्राइस का, तो 3 यूनिट प्राइस का जब मैं कट लगाऊंगा 3 into 2 हो जाएगा। और ऐसे ही ये पूरा क्वेश्चन ऐसे हो जाएगा कि जब मैं हॉरिजॉन्टली कट लगाऊंगा तो वर्टिकली बढ़ेगा, बॉक्स का काउंट बढ़ेगा, और जब मैं वर्टिकली कट लगाऊंगा तो हॉरिजॉन्टली बढ़ेगा।
तो ये और यहाँ पे जो अब अपना टोटल काउंट आएगा वो पूरा अपना मैक्सिमम काउंट आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और पर इसमें कोडिंग तो बहुत सिंपल ही है। यहाँ पे अपन देखें तो बहुत छोटा सा इसका प्रोग्राम, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है, वो जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बताया कि यहाँ पे अपन ने वन वन पहले ले लिए, और जब भी वर्टिकल जाएगा तो अपन यहाँ पे वर्टिकल जब बढ़ेगा तो यहाँ पे वर्टिकल +1 करना पड़ेगा, और हॉरिजॉन्टल जब जाएगा तो हॉरिजॉन्टल +1 करना पड़ेगा यहाँ पे और यहाँ पे जो अपन ने। तो वही कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक इफ इट इज पॉसिबल टू सर्वाइव ऑन आइसलैंड। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा कि अपने को मैक्सिमम कुछ वैल्यूज दी हैं। इसमें एन रहेगा मैक्सिमम यूनिट ऑफ फूड यू कैन बाय इन वन डे। फिर एस रहेगा कि अपने को कितने नंबर ऑफ डेज सर्वाइव करना है, जो वो देंगे। फिर जो एम रहेगा वो यूनिट, एम रहेगा कि वो कितना यूनिट फूड अपन एक दिन में चाहिए रहेगा अपने को कि अपन सरवाइव कर जाए। अपन जो स्टार्ट करेंगे वो मंडे से करेंगे, और अपने को उस आइलैंड पे नेक्स्ट एस डे के लिए देना है ना। और एक कंडीशन ये है कि संडे को स्टोर्स खुले नहीं देंगे, तो संडे को अपन कोई भी फूड नहीं खरीद सकते। तो जैसे 10 से स्टार्ट करेंगे अपन, 10 दिन अगर अपने को रहना है, तो मैं पहले, क्योंकि मंडे से स्टार्टिंग होगी, तो अगर मंडे से स्टार्ट करूँ, मंडे से 10 दिन मुझे रहना है, तो मैं पहले दिन जो नंबर जो यूनिट फूड है, मैं 6, क्योंकि एक दिन में मैं 16 यूनिट फूड खरीद सकता हूँ, तो मैं पहले दिन 16 यूनिट फूड खरीद लूंगा। और फिर अगर अपन देखें कि 16 यूनिट फूड खरीद लिया, और अब मुझे एक दिन में 2 यूनिट फूड चाहिए, तो मुझे अगर 10 दिन देना है तो मुझे 2 × 10 यानी 20 यूनिट फूड चाहिए रहे। तो अगर मैं 20 यूनिट फूड के लिए देखूँ, तो पहले दिन में मैं 16 खरीद लूंगा, दूसरे दिन में जाके 4 और खरीद लूँ। तो ये मेरा इस आइलैंड पे मैं सरवाइव कर जाऊंगा। तो उसके लिए अगर अपन देखें तो यहाँ पे संडे बंद रहेगा, मंडे से स्टार्टिंग रहेगी। और यहाँ पे इसका एल्गोरिथम बहुत सिंपल सा है कि सबसे पहले तो मैं देख लूंगा कि मुझे कितने फूड की रिक्वायरमेंट है इन टोटल। तो मुझे कितने फूड की रिक्वायरमेंट रहेगी, उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यूनिट फूड रिक्वायर्ड फॉर डे और कितने दिन मुझे देना है, उन दोनों को प्लस कर दूंगा, सॉरी उन दोनों को इंटू कर दूंगा। तो जैसे अगर मुझे 10 दिन देना है और मुझे हर दिन 2 यूनिट फूड की जरूरत है, तो मैं 10 × 20, 10 × 2 20 यूनिट मुझे मिल जाएगा कि मुझे टोटल फूड कितना चाहिए। फिर मैं क्या करूंगा, जो अपना एक दिन में मैं कितना फूड खरीद सकता हूँ वो मैं देख लूंगा। तो वो रहेगा 16। तो मैं 20 को 16 से डिवाइड कर दूंगा। तो 20 को जब मैं 16 से डिवाइड करूंगा, तो अगर तो वो मुझे अब इस क्वेश्चन में सिर्फ ये नहीं बताना कि सरवाइव कितना करना है, मुझे ये भी बताना रहेगा कि मैं कितने मिनिमम नंबर ऑफ डेज शॉपिंग करने जाऊंगा फूड। तो 20 / 16 यानी नंबर ऑफ कितना यूनिट फूड मुझे चाहिए रहेगा, और कितना मैं एक दिन में खरीद पाऊंगा, तो उससे मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएंगे नंबर ऑफ डेज कि कितने दिन मुझे और शॉपिंग के लिए जाना पड़ेगा। तो जैसे 20 / 16 है, तो एक जैसे मैंने वही एग्जांपल है जो मैंने उधर बताया था कि यहाँ पर मुझे 2 दिन जाना पड़ेगा। पहले दिन मैं 16 ले लूंगा, दूसरे दिन मैं 4 यूनिट ले आऊंगा, 20 हो जाएगा। और 20 हो जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे और रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो रिमाइंडर रहेगा जब अपन डिवाइड करेंगे, वो आ जाएगा कितना फूड अपने को चाहिए, तो उसकी तो जरूरत नहीं रहेगी। सिंपल सा एक क्वेश्चन था। और यहाँ पे इसका मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोड भी इतना सही अगर आप देखो तो।
फिर नंबर ऑफ फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स इन वन रूम, ये सेम है जो अपन ने सबसे पहला क्वेश्चन देखा था, एन मीटिंग्स इन वन रूम वाला। तो ये तो सेम ही है, और इसका कोड भी बिल्कुल सेम है। मैक्सिमम प्रोडक्ट सबसेट ऑफ एन अरे। तो इस पे इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्ट है, इसको तो क्वेश्चन भी नहीं बोल पाएंगे, कि इसमें अपने को एक एरे दिया रहेगा और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नंबर देंगे, तो अपने को मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है। मैक्सिमम प्रोडक्ट जब निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालना है, तो अपन सबसे पहले तो पॉजिटिव नंबर लेंगे। पॉजिटिव नंबर ले लेंगे और फिर नेगेटिव नंबर के लिए देखेंगे। नेगेटिव नंबर अगर इवन है तो अपन अपने को उसको इनटू करना है। पर नेगेटिव नंबर अपने को सबसे छोटे लेने हैं, जैसे -2 है, अपन -1 तो लेंगे नहीं, अपन -1 और 2 लेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मैं एक जो ये जो पूरा एरे दिया रहेगा, इसको मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दूंगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में करके, क्योंकि यहाँ पे 4 और 3 जो रहेंगे वो सबसे बड़े रहेंगे, तो उसको मैं चेक कर लूंगा कि 4, और या फिर इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लूंगा। और जो लास्ट में जो नंबर रहेंगे जो पॉजिटिव रहेंगे, उनको मैं चेक कर लूंगा और उनको मल्टीप्लाई करके पहले से रख लूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कि जो नेगेटिव में जो सबसे बड़ा जो नंबर है, उसके लिए मैं चेक करूंगा कि अगर उसके लिए कोई नेगेटिव नंबर है कि नहीं, क्योंकि अपने को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, अपने को नेगेटिव तो चाहिए नहीं। तो अपने को जैसे -1 यहाँ पे है, तो -1 के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा कि इक्वल -1 है क्या। तो मैं उसके लिए चेक करूंगा। और नेगेटिव में उसके लिए चेक करूंगा, और अगर सबसे बड़े नंबर के लिए नेगेटिव के लिए अगर मुझे नहीं है, तो मैं इस -1 को ड्रॉप कर दूंगा। फिर मैं ऐसे करूंगा और मैं चेक कर ऐसे करता जाऊंगा सबसे छोटे नेगेटिव नंबर के लिए, जहां तक कि ये पूरा जो अपना प्रोडक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। तो जैसे अगर अपन इसके लिए देखें, तो ये 4 3 -2 -1 न्यूट्रलाइज होकर प्लस बना रहा है, तो ये अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट हो जाएगा। अब फिर एक मुझे कंडीशन रखनी पड़ेगी कि अगर मेरा प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो रहा है, तो जैसे -1 और 0 है, तो मुझे 0 की एक कंडीशन रखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मेरे जो आधे है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव और 0 है, तो मुझे 0 को इग्नोर करना पड़ेगा इस array के लिए, क्योंकि अगर मैं 0 को इंटू कर दूंगा, तो मेरा जो पूरा प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो इसके लिए तो मुझे इग्नोर करना पड़ेगा, पर इस कंडीशन के लिए, इन कंडीशंस के लिए मुझे 0 रखना पड़ेगा। या फिर अगर सारे 0 एलिमेंट है तो उसके लिए भी 0 रखना पड़ेगा। या फिर अगर मैक्सिमम प्रोडक्ट किसी एक सबसेट इसका ये बनता है कि -1 जैसे एक अरे -1 और 0, और मैक्सिमम सबसेट अपना बना जैसे -1 में तो 1 बन ही जाएगा। पर जैसे ये वाला एलिमेंट है, इसमें 2 सबसेट रहेंगे, एक -1 रहेगा, एक 0 रहेगा। एक -1 0 रहेगा और एक एम्प्टी सेट रहेगा। तो इसमें एक -1 बनेगा और 0 बनेगा, तो उसके लिए भी एक कंडीशन मुझे 0 की रखनी पड़ेगी। तो इसके लिए मतलब 3 कंडीशन जो है वो इधर आप अपन देख सकते हैं कि 3 कंडीशन यहाँ पे बन गई है। पहली कंडीशन और ये दूसरी कंडीशन, यहाँ पे ये तीसरी कंडीशन देगी। तो ऐसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे सारे अपने जो क्वेश्चन थे वो फिनिश हो गए हैं। थैंक यू।